अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं जवाद यूसुफ। अली हैदर की गैर मौजूदगी में आज इस प्रोग्राम के फ़राइज़ मुझे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कराची में गर्मी आती है तो बिजली गायब हो गई है। यह मौजू आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। गजा में आग और खून के मकरू खेल के दौरान एक नया मुजव्वज़ा मुआहिदा भी सामने आया है। यह मुआहिदा क्या है और हमास को इस पर क्या एतराज़ात हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले जिक्र करेंगे बानी तहरीक इंसाफ का, जो एहतजाज तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी टीम पर वो कितना कम एतमाद करते हैं। ये सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर वाज़े होती जा रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात का इल्म इस बात से भी होता है कि पार्टी बानी की बहन और पार्टी रहनुमाओं के बयान ही आपस में नहीं मिलते। बानी तहरीक इंसाफ की बहन उनके इमाम पर डील की ख्वाहिश का इजहार करती है। कहती है उनका भाई कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी रहनुमा तरदीद करते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कुछ दो का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी तहरीक इंसाफ अपनी ही जमात में शामिल अफराद के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। उन्हें खदशा है कि उनकी जमात में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बानी तहरीक इंसाफ समझते हैं कि वो लोग डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ पार्टी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफिन से भी राब्ते में है। बानी तहरीक इंसाफ के ट्वीट ने पार्टी क़यादत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। जब मुझे भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात में करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सके। यही पैगाम बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी बहन अलीमा खान के जरिए भी भिजवाया। उनका क्या कहना था, जरा आप भी देखिए। तो उन्होंने की पार्टी है, वो भी लोग के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नजरिए के साथ खड़े हैं या वो ये यजीदी निज़ाम के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आखिर तहरीक इंसाफ के वो कौन से लोग हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं? इस बात का जवाब तो वाज़ेह नहीं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 27 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए तो उस वक्त नारे लग रहे थे, विकेट के दोनों अतराफ खेलने वालों को एक धक्का और दो। जब सहाफ़ी ने विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले बयान पर मौक़िफ़ लेना चाहा तो अली अमीन गंडापुर बरहम हो गए। इस दौरान बानी PTI की बहन अलीमा खान पुरस्रार अंदाज में जो है वो मुस्कुराती रही। नाज़रीन, 2 दिन पहले बानी तहरीक इंसाफ ने कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने का इंदिया जाहिर किया था। बहन अलीमा खान ने पार्टी बानी का पैगाम पहुंचाया था कि साथ बैठकर बात करें और बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ क्या चीज छोड़ें जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। बानी की बहन का यह बयान आया तो पार्टी रहनुमाओं ने इस मौक़िफ़ से इनकार कर दिया। इससे पहले नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम भी दे चुके हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो बराह रास्त उनसे किए जाएं, उनकी पार्टी के किसी रहनुमा से ना किए जाएं। जबकि 26 मई की ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा कि वो सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। नाज़रीन, अब यहां पर एक जानिब डील की बातें और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें हैं, तो दूसरी जानिब फिर 9 मई 2023 को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमला करने वाले तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और साबिक रुकने सूबाई असम्बली समेत 11 कारकुनों को 27 साल कैद की सजा सुना दी गई है। यह इसलिए भी अहम है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 9 मई मुकदमात का फैसला 4 माह में किया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में भी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे, जबकि तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने की नवीद पहले ही सुना चुके हैं। अब नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए सवाल यह है कि क्या वाकई में 5 जून बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ लेकर आएगा? अगर बानी तहरीक इंसाफ किसी डील पर रजामंद नहीं है तो उनकी बहन अलीमा खान ने ऐसा बयान आखिर क्यों दिया? और सवाल तो यह भी है कि तहरीक इंसाफ में वो कौन से लोग हैं जो विकेट के
दोनों जानिब खेल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास हुमायूं मोहम्मद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका तज्जिया जानेंगे। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि हुमायूं साहब ये बताइएगा, एक जानिब तहरीक इंसाफ की जो है वो बहन की जानिब से ये बात सामने आती है कि जो लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के, उन पर तनकीद की जाती है, और फिर बानी पीटीआई की जो है वो ट्वीट एक और सामने आती है। ये कौन लोग हैं जो पिच के विकेट के इस साइड भी खेल रहे हैं और उस साइड भी खेल रहे हैं? इनको आप बाहर निकालेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब इमरान खान ने नाम नहीं लिए, आई एम श्योर उनको पता होगा कि कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे। तो जब उन्होंने नाम नहीं लिए तो फिर उसमें ये कह देना कौन है कौन नहीं है, जरा मुश्किल हो जाता है उस सवाल का जवाब देना। लेकिन होता ये है कि जब आप गलत काम कर रहे हो, जब आप बेईमानी कर रहे हो, जैसे विकेट के दोनों तरफ खेलने का मतलब ये है कि आप डबल एजेंट हो, उनका भी कर रहे हो इसका भी कर रहे हो। जो इस किस्म के लोग छुपते नहीं है, वो सामने आ जाते हैं। आप जितना मर्जी करें वो छुपते नहीं है। तो आज नहीं तो कल इन सब लोगों, ये सब लोग सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो टेस्ट सख्त होता जाता है लोग एक्सपोज होते जाते हैं। तो आई एम श्योर इनके एक्सपोजर करीब आने वाली है और फिर पार्टी में जगह। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके लोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं तो फिर आपके लोग क्यों बाहर निकलेंगे, क्यों आपका साथ देंगे? देखिए, लोग ना तो अली अमीन गंडापुर के लिए निकलेंगे, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। वो निकलते हैं इमरान खान के लिए। लेकिन ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ जो है ना, एक इंटेलिजेंट लोगों की पार्टी है। यहाँ पे हम लोग एवॉल्व होते हैं। अगर हम एवॉल्व ना हो तो फिर डायनासोर्स की तरह जो कि एवॉल्व नहीं हुए, वो सारे लोग खत्म हो जाते हैं। जो एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर जाता है वो बच जाता है, जो एवोल्यूशन प्रोसेस से नहीं गुजरता वो नहीं बचता। तो अब इस दफा जो पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज है उसका तरीका जैसे कहा गया है कि उसमें ये हदफ नहीं है कि इस्लामाबाद आओ या डी चौक आओ या करो, वो आप जहां जिस जगह पे है वहां पे करें। तो इन अदर वर्ड्स, लेट्स पुट लाइक दिस, आप जिस शहर में हम जीटी रोड की बात कर लेते हैं। जीटी रोड A to Z, लेट्स से छोटे छोटे कब्जे आते हैं, उसमें 500 700 1000 बंदा वहां पे खड़ा हो जाए, एहतजाज शुरू कर दे, वो जगह बंद हो जाएगी, आगे बंद हो जाएगी। तो एट अ टाइम जब इस किस्म का आप ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है, जब हम उस पर खेलेंगे, और वो स्ट्रेंथ है कि हम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जब हम वहां पे करेंगे तो मेरे नहीं ख्याल के उस लिहाज से कोई चीजें हो पाएंगी वहां पे ये पूरा का। और वो फिर आपको वो भी नहीं है ना कि ये आपको जाके कोई एहतजाज नहीं करना, कोई जाके जिसको कहते हैं कि जो इनका हमारे ऊपर होता था कि भाई जलाओ घेराओ वगैरह नहीं है। आप जाओ, जाके वहां बैठ जाओ, एहतजाज करो कि भाई ये गलत हो रहा है, फलाना हो रहा है, वो बैनर्स लेके बैठ जाओ। कितने लोगों को जाके, कितनी पुलिस होगी जो इन सारे जगहों पे वो जा सकेगी? नहीं जा सकेंगी। तो बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट, लोगों की इंटेलिजेंट पार्टी है और इंटेलिजेंट डिसीजन है। सर, यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही है। एक जानिब अलीमा आपा जो है वो गिव एंड टेक की बात करती हैं, और दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जानिब से जो ट्वीट की गई उसके अंदर जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया वो इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर नफी कर रहा है, और उन्होंने मौजूदा हुक्मरानों को यजीद वक्त करार दे दिया है। ये दो तरफा पॉलिसी नजर आ रही है, ये तो खुद तजब्जुब का शिकार नजर आ रही हैं। देखिए, इमरान खान ने कभी उससे सॉफ्ट स्टांस तो उसने कभी रखा ही नहीं। वो हमेशा फ्रंट फुट पे। देखिए, एक बॉलर जो होता है ना, फास्ट बॉलर, वो बाय नेचर एग्रेसिव होता है, वो बाय नेचर अटैकर होता है। आप उसको छक्का मारेंगे तो वो अगली आपको स्लो बॉल मुश्किल है दे, वो आपको बाउंसर देगा, आपको यॉर्कर देगा, आपको इन स्विंगर देगा, आपको आउट स्विंगर देगा, वो करेगा। वो उसको जितना आप वो करोगे वो उतना ज्यादा रिटेलिएट करेगा। तो यही फितरत इमरान खान में है। जब आप उनको कॉर्नर करना शुरू कर दोगे वो उतना ज्यादा सख्ती से सामने आएंगे, और यही उनकी सक्सेस है, बिकॉज ही डजंट गिव वे। वो लोगों को बुलवा के किसी एक मुल्क के लोगों से गारंटी लेके मुल्क छोड़ के भागने वालों में से तो है नहीं। ना उसने कोर्ट के थ्रू एफिडेविट लिखवाया कि मेरा दिमाग खराब है,
वो तो मतलब मैदान में लड़ने वालों में से और जो भी है कि वो इधर ही करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिव एंड टेक का मतलब क्या है। देखिए, गिव एंड टेक से पहले उन्होंने कहा था आप लोग चाहते क्या हो, और गिव एंड टेक मींस कि आओ नेगोशिएट करो। दैट इज व्हाट अब हो सकता है मैं किसी और तरीके से सोचता हूँ। मेरी सोच का मतलब ये होता है कि गिव एंड टेक इज अ वे ऑफ सेइंग कि जी आए नेगोशिएट करें, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज से डर रहे हैं, ताकि हम आपका वो खौफ दूर करें। अगर आपको इमरान खान से डर है कि यार इमरान खान आ जाएगा तो हम सारे जेल में चले जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो फिर हम आपका वो डर दूर कर देते। इमरान खान ने तो कहा हुआ है कि मैं पर्सनल किसी से। सर, एक जानिब आपके बानी की जानिब से जो है वो जारहाना टोन इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके जवाब में दूसरी खबर यह है कि थाना रमना हमला जो केस था उसमें आपके एक MNA समेत दीगर अफराद को और रहनुमाओं को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद दूसरी खबर अदालत की तरफ से यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि 4 से 5 माह के अंदर 9 मई के केसेस का भी जो है वो फैसला किया जाएगा। अगर 9 केसेस मई का जो है वो फैसला हो गया तो फिर आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है, 40 से 50 लोग जो है MNA MPs हैं, वो तो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, इस तरह मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये जो फैसले हैं उन फैसलों के आने से आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो शायद रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाए वो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे हमारा रिजॉल्व खत्म नहीं होगा। हम जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं उस पार्लियामेंट में तो बाज़ दफा तो ये भी देखकर सोचना पड़ता है कि यार इस पार्लियामेंट में बैठने का फायदा भी है या ये सिर्फ तकरीर करने की एक जगह है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो तो वहां पे डिस्कस ही नहीं होती। वहां पे तो कोई जो लॉज हैं वो भी डिस्कस नहीं होते। ये सारी चीजें कहीं और डिस्कस होती हैं, कहीं और से आती हैं और कुछ और हो जाता है। तो उसके लिहाज से क्या ये वाकई जो पार्लियामेंट है ये सुप्रीम है, ये खाली ये सुप्रीम चाय की तरह की एक पार्लियामेंट बन गई है कि जहां पे बस आप चाय पियो सुप्रीम वाली और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। 5 जून को सर एक बहुत अहम हेयरिंग भी होने वाली है 190 मिलियन पाउंड की, जिसमें रिहाई के इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हफीजुल्लाह खान न्याजी की जानिब से। लेकिन आज की जो ट्वीट थी उसके अंदर फिर से मैं आपको कहूँगा कि लबो लहजा जो इस्तेमाल किया गया वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात खड़े कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद बाकी है बानी चेयरमैन की रिहाई की? अगर आपके फैसले लोगों की ट्वीट्स की सख्ती या नरमी की वजह से होने शुरू हो जाए तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, फिर उस मुल्क का हम क्या कह सकते हैं। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। आपको पता है लाहौर में केस हुआ था जिसमें मरियम नवाज के और मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के पैसों पे तशहीर अपनी कर रहे थे, अपनी प्रोजेक्शंस कर रहे थे, पिक्चर्स लगा रहे थे और उस पे, और ये याद रखें कि इस पे 2 केसेस है। एक सुओ मोटो केस था, उसका नंबर है मेरे ख्याल में 5000 2018 का था। ये चीफ जस्टिस साकिब निसार के जमाने में था। और दूसरा था सिविल पिटीशन का था जो कि 4737 ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमाने में था, जिसमें ये जजमेंट्स हैं कि आप पब्लिक पैसे में आप अपनी तस्वीरें नहीं लगा सकते हो। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मतलब ये क्यों लगा रहे हैं। एक चीज। नंबर 2, जब हमारे जजेस इस किस्म के हो जाएं कि जिनको अपनी जुडिशरी की जजमेंट्स का ही पता ना हो, जैसे हमारे एक जज ने कहा है कि जी जो राइट ऑफ वोट है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बेसिक फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि अगर वो थोड़े से जरा अपने ही जजमेंट्स पढ़ लें तो मेरे ख्याल में आदिल बाज़ाई केस है उसमें आया हुआ है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया में, अच्छा बाज मुल्कों में इसको बेसिक फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, बाज में इसके ऊपर जजमेंट्स आई हैं। 2014 में पाकिस्तान में जजमेंट आई है, 2015 में एक और इसी तरीके से जजमेंट आई है फंडामेंटल राइट्स के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो आज के चीफ जस्टिस साहब हैं अपने याया अफरीदी साहब, इनकी अपनी जजमेंट आई हुई है कि भाई इट्स अ फंडामेंटल राइट एंड के तो अगर जब हमारे जजेस इस किस्म के फैसले करना शुरू कर दे तो फिर ट्वीट के ऊपर तो कुछ भी फैसला हो सकता है ना। आपने ट्वीट अच्छी कर दी है तो मैंने फैसला आपके हक में लिख दिया, आपने ट्वीट बुरी कर दी है तो मैंने फैसला आपके खिलाफ रख दिया है। अगर यही हमारा मयार है जुडिशरी का
तो इस मुल्क का अल्लाह यहाँ पे, क्योंकि ये याद रखे ये कानून मेरा नहीं है, ये कानून अल्लाह सुब्हाना व तआला का है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। अच्छा, ये जो सिस्टम जो चल रहा है, ये आजकल जो चीज हो रही है, जिस तरीके से जब आप ये कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली अगर आप देखें जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के जो हालात थे ना, जिसमें जैसे गस्टापो था, वो लोगों को इस तरह वो कर देते फोर्स हो जाती थी, या जैसे रशिया में होता था कि वहां पे जुडिशरी का ये मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये पूरा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। और ये चीजें जब हम ये चीजें होनी शुरू हो जाती है ना, तो हाँ, शुरू में लगता है कि बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है, लेकिन एंड में ये याद रखें, वो उन मुल्कों को अगर आप देखें, वो मुल्क तबाह हो गए थे, वो मुल्क सही नहीं चल सके थे। तो मेरे ख्याल में ये है कि जुल्म का निजाम नहीं होना चाहिए। वही विंस्टन चर्चिल वाली बात है, वो भी उससे पहले उनसे पूछा गया था कि क्या आप लोग हार जाओगे, और वो इस वक्त नजर आ रहा था कि वो हार रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हमारी जुडिशरी चल रही है, उन्होंने कहा बिल्कुल इंसाफ दे रही है। उन्होंने कहा फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। तो ये चीज बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर आप इसके साथ चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो जैसे मर्जी जो मर्जी कह लें। एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो ऐसे फैसले दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब आपकी अपनी स्टेटमेंट से इस बात को डिनाई करती है, और जिस तरीके की टोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जिस तरीके से ट्वीट्स आप करते हैं, आप तो खुद अदलिया पर हमले कर रहे हैं। लिहाजा ये बात समझ नहीं आ रही। खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं महमूद हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर, और उन्होंने तज्जिया दिया, कुछ अहम अपनी राय दी। और अभी आप नाज़रीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, गजा जंग को 600 दिन हो गए, लेकिन बारूद की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीन की निहत्ती बस्ती में एक तरफ आग के शोले आसमान छू रहे हैं और खून पानी की तरह बह रहा है, जबकि दूसरी जानिब एहतजाज और सिफारतकारी के हरबे भी आजमाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और इंसानी हकूक की कारकुन ताहिर अब्दुल्ला को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो फलस्तीन के हक में मुजाहिरा कर रहे थे। इससे पहले मुश्ताक अहमद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट मेटा पर लिखा कि गजा की माओ और बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगाने पर उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा और साहिबजादी मरियम सिद्दीका पर कार सरकार में मदाखिलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि उनकी बीवी और बेटी को 10 रोज के लिए जेल भी भेज दिया गया। नाज़रीन, गजा में आग और खून के मकरू खेल के दौरान एक नया मुजव्वज़ा मुआहिदा भी सामने आया है, जिस पर फलस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने एतराज़ात उठा दिए और दो टोक कहा कि अमरीका से जो बात पसे पर्दा की जा रही थी, विटकॉफ का मुजव्वज़ा मंसूबा उससे यकसर मुख्तलिफ है। हमास ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइल की जानिब से मंजूर करदा जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ जो है हमास के मुतालिबात पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक हमास को मुजव्वज़ा विटकॉफ मंसूबे पर 3 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला यह कि उनके मुताबिक इस मुजव्वज़ा मुआहिदे में कहीं यह नहीं लिखा कि सीज़ फायर देरपा जंग बंदी की शक्ल इख्तियार करके जंग खत्म करने का बाइस बनेगा या फिर नहीं। दूसरा, मुआहिदे में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि नाम नेहाद इंसानी इमदाद के कवायद क्या होंगे। और तीसरा यह है कि वाज़ेह नहीं किया गया इजराइल गजा से फौजों का इनखिला करते हुए उन्हें वापस आखिरी सीज फायर वाली पोजीशंस पर ले जाएगा या फिर नहीं। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने कहा कि नए मुसविदे का मतलब कत्ल और कहत का सिलसिला जारी रखना है, जबकि समी अबू जहरी ने कहा कि इस मंसूबे की शराइत इजरायली मौकफ की अक्कासी करते हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया कि इसराइल ने गजा जंग बंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ मान ली है और नेतन्याहू हुकूमत ने जंग बंदी के हवाले से अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की नई तजवीज़ पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अरब मीडिया की बात करें नाज़रीन, तो अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहिदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है। मुआहिदे के पहले मरहले के तहत 5 यरगमाली जंग बंदी के पहले रोज, जबकि दूसरे मरहले में 5 जंग बंदी के 60वें रोज यानी आखिरी रोज रिहा होंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे में जंग बंदी के पहले रोज से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फराहमी भी शामिल है। एक तरफ जहां अमरीका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है और फलस्तीनी कॉज की हिमायत करने वाले तुलबा और तालीमी इदारों को भी इस्तिस्ना नहीं दे रहा, जिसकी एक मिसाल ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ $60 मिलियन विफाकी इमदाद रोकने का ऐलान है।
वो आप सबके सामने है। दूसरी जानिब इजराइल को अक़वाम आलम में शदीद मज़ाहमत का सामना है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन जो है उन्होंने फ़लस्तीन को शराइत के साथ तस्लीम करने का इंदिया भी दे दिया। उन्होंने एक बार फिर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया और कहा कि जब तक गजा की जो सूरत हाल है वो बेहतर ना हो जाए, इजराइल से मुतालिक जो उनका मौक़िफ़ है उसको मज़ीद सख्त करना होगा। इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल केट्स जो हैं फ्रांस के सदर के बयान पर तंज करते हुए कहते हैं कि मैक्रोन एक फ़लस्तीनी रियासत को सिर्फ कागज़ पर तस्लीम करेंगे जबकि हम ज़मीन पर एक यहूदी रियासत कायम करेंगे। इजरायली वज़ीर दिफा ने बाज़ यूरोपीय ममालिक के हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें पाबंदियों की धमकियां न दे, इजराइल किसी भी धमकी के आगे सर नहीं झुकाएगा। उधर इजराइल को खेलों के महाज पर भी नदामत का सामना करना पड़ रहा है और तुर्किया के कंगफू चैंपियन नजमुद्दीन अरबकान ने फ़लस्तीनी अवाम से अनोखे अंदाज में इजहार यकजहती किया। नजमुद्दीन ने गजा में फ़लस्तीनियों की जो नस्लकशी हो रही है उस पर शदीद एहतजाज करते हुए अपना तलाई का जो तमगा था वो दरियाए नील में फेंक दिया और कहा कि उनकी कोई भी कामयाबी मजलूम फ़लस्तीनियों के खून के एक कतरे से भी ज्यादा कीमती नहीं है। नाज़रीन, इजराइल को सिर्फ खेलों के मैदान में ये स्पोर्ट्समैन की जानिब से बदतरीन शिकस्त और एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब मीडिया की अगर बात की जाए, मीडिया के महाज पर भी उनको हजीमत उठाना पड़ रही है। बेबाक सवालात की वजह से मशहूर बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने जब एक इंटरव्यू के दौरान बरतानिया में इजरायली सफ़ीर से गजा में बच्चों के कत्लेआम पर तल्ख सवाल किया तो वो लाजवाब हो गई और आए बाएं शाये करने लगी। फ़लस्तीनी बच्चों का ये वही कत्लेआम है जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर तज़किरा करते हुए फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए और बताया कि गजा में आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निकल रही है। भला कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नाज़रीन, अब सवाल यह है कि जब 600 दिनों की गजा जंग में अक़वाम मुत्तहिदा की अपीलें, ओआईसी के मुतालबे और अक़वाम आलम का एहतजाज बेजान ठहरा तो फिर नेतन्याहू के दस्ते कातिल और गजा में बच्चों का कत्लेआम कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? ये एक अहम सवाल है। अब नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, शहर कायद जहां पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है, लेकिन साथ ही के इलेक्ट्रिक के खंभों से बिजली भी गायब हो चुकी है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरी आजिज हो चुके हैं। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर, घरों में मौजूद खातीन और बच्चों के लिए सांस लेना तक बहाल हो गया है। कई इलाकों में केबल फॉल्ट, शेड्यूल के मेंटेनेंस और लोड शेडिंग के बाइस कई घंटों तक बिजली की फराहमी बंद रहती है। शदीद गर्मी में बिजली से महरूम लोगों का बुरा हाल हो चुका है। रमा हफ्ते की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास के दौरान नबील गबोल ने इंकशाफ किया कि कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली 2 बंदे चोरी करते हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक उस पूरे इलाके की बिजली को काट देता है। सवाल अब यहां पर यह है कि 2 अफराद के जुर्म की सजा पूरे इलाके को क्यों दी जाती है? शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग का जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल यह भी है कि नेशनल ग्रिड में वाफिर बिजली होने के बावजूद अहले कराची को बिजली क्यों नहीं मिल रही? मेंटेनेंस के हवाले से अहले कराची को पहले क्यों नहीं आगाह किया जा रहा? कई बरसों से तरसीली निजाम में खराबी को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? के इलेक्ट्रिक का मौकफ है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में की जा रही है जहां से बिलों की रिकवरी नहीं हो रही। तो सवाल यह है कि क्या चंद अफराद के अमल की सजा पूरे इलाके को दी जा सकती है? यही सवालात अहले कराची ने नेपरा के सामने रखे, जिसके बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को खत लिखा जिसके मुताबिक नेपरा को कराची में तवील लोड शेडिंग पर बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश 12 घंटे से भी तजावुज कर चुकी है नाज़रीन, और लोड शेडिंग की इनफरादी शिकायत 2.5 से 3 घंटे की बंदिश की है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सूरत हाल में बेहतरी के लिए फौरी और मौसर इकदाम की सख्त हिदायत भी जारी की। नेपरा के खत का जायजा लेने से पहले शहर कायद में लोड शेडिंग शेड्यूल आपके सामने रखते हैं। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग शेड्यूल से पता चलता है कि 2127 में से 651 फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिनमें से 496 फीडर्स पर रोजाना 10 घंटे तक बिजली बंद रहती है। यानी शहर का तकरीबन 23% हिस्सा रोजाना 10 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है। लेकिन यह तो के इलेक्ट्रिक शेड्यूल के आदाद शुमार है। असल हकीकत यह है कि मलीर, केमाड़ी, लियाकताबाद, न्यू कराची, सरजानी और ओल्ड सिटी एरिया के वासियों को रोजाना 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। लाइंस एरिया, कायदाबाद, माड़ीपुर, हॉक्स बे, औरंगी टाउन के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का कोई वक्त तय ही नहीं है।
मुतादिद इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली पूरे दिन के लिए गायब कर दी जाती है। इन्हीं हकाइक को नेपरा के खत में भी बयान किया गया है। नेपरा के खत के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल गिरावट का शिकार है। बिजली की तरसील और तकसीम में नुकसानात बढ़ना और कम रिकवरी निजकारी के मकासद को धचका है। नेपरा के खत के मुताबिक सस्ती बिजली खरीदने के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को कोई रिलीफ नहीं दिया। नेशनल ग्रिड से 1600 मेगावाट बिजली दस्तयाब है, लेकिन के इलेक्ट्रिक मुकम्मल फायदा नहीं उठा रहा। नेपरा के खत के मुताबिक के इलेक्ट्रिक कुछ प्लांट्स जुज़वी सलाहियत पर चला रहा है, साथ लोड शेडिंग भी जारी है। यह सब के इलेक्ट्रिक की नाकिस मनसूबाबंदी की अक्कासी करता है। नेपरा के खत के मुताबिक तरसीली नुकसानात कम करना और रिकवरी बेहतर बनाना के इलेक्ट्रिक की बुनियादी जिम्मेदारी है। फीडर्स बंद करके रिकवरी करना इखलाकी है, न ही कानूनी। खत के मुताबिक नेपरा पहले भी के इलेक्ट्रिक पर गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग पर जुर्माना कर चुका है। के इलेक्ट्रिक ने इस्लाही इक़दामात के बजाय रियायत हासिल करने की कोशिश जो है वो की और एक रविश अपनाई है। नेपरा के खत के मुताबिक लोड शेडिंग का खात्मा, नुकसानात में कमी और रिकवरी में बेहतरी तरजीह बनाई जाए। गुज़िश्ता कई माह से FCA मनफी रहा, सार्फिन के बिलों में नुमाया कमी हुई। नेपरा के खत के मुताबिक बिलों की अदम अदायगी की वजह FCA को करार देना गलत है। नेपरा को तवक्को है कि के इलेक्ट्रिक फौरी इस्लाही इक़दामात करेगा। शहर कायद में गैर एलानी लोड शेडिंग का मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। शहरी की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि जो भी करना है करे, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट दें। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल वक्त पर अदा करते हैं, कोई लाइन लॉसेस भी नहीं, फिर भी बिजली बंद कर दी जाती है। दरखास्त गुजार ने यह भी कहा कि इलाके में कोई डिफॉल्टर नहीं, बर वक्त बिल अदा करने के बावजूद तवील लोड शेडिंग होती है, जिस पर के इलेक्ट्रिक ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि दरखास्त गुजार का मसला चंद रोज में हल हो जाएगा। नेपरा से लेकर सिंध हाई कोर्ट तक शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस लिया गया, मगर मजाल है कि के इलेक्ट्रिक के कानों पर जू भी रेंग गई हो। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी कराची में लोड शेडिंग पर गुफ्तगू हुई, मगर ये सब बातें, किस्से, बयानात बातों की हद तक ही रहे। शहर में आज भी दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहा। आज भी गर्मी के सताए शहरी बिजली के इंतजार में रहे, मगर बिजली आज भी नहीं है। इसी पर मजीद बात करते हैं, सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है कराची से। सलाउद्दीन, बताइएगा ये क्या सूरत हाल है? शहरी इतने परेशान है, कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे, सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। ये क्या सिचुएशन है? कब ठीक होगा ये सब? आज जी देखें, आपने बड़ा जामे वो इंट्रो दिया है इस हवाले से, कराची के हवाले से। वाकई अगर बात की जाए तो कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। वजह यह है कि एक तरफ तो जो है वो आजकल सूरज जो है वो अपने तेवर दिखा रहा है, शदीद गर्मी है, लेकिन उसी दौरान हम देख रहे हैं कि दिन हो या रात हो, दोनों औकात में जो है वो इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर मैं इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि कुरंगी से शुरू होता हूँ, कुरंगी, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, जहांगीर रोड, माटन क्वार्टर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, मुख्तलिफ इलाके मैंने आपको गिनवाए हैं। इस वक्त इन इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो 14 से 18 घंटे तक का है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर लोड शेडिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त शहर में 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन चुकी है। शहरियों से जब हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि जो एक तरफ तो जो है वो उनको गर्मी की वजह से वो शदीद परेशान है, दूसरी तरफ जो है वो के इलेक्ट्रिक की वजह से वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक तो अब पहले तो मैसेज किया जाता था कि मेंटेनेंस का इन दिनों में मेंटेनेंस होगी, इस औकात में जो है सुबह से इतने बजे तक मेंटेनेंस होगी, लेकिन अब जो है वो मैसेज भी नहीं किया जाता और मेंटेनेंस के नाम पे और जो है लोड शेडिंग कर दी जाती है। और ये लोड शेडिंग जो है वो चंद घंटों के लिए नहीं, बल्कि जो है ये लोड शेडिंग जो है वो कई घंटों तक मुहित हो जाती है। जब लोड शेडिंग की असल वजह क्या है? नेपरा कह रहे हैं कि हमारे पास वाफिर बिजली मौजूद है, नेशनल ग्रिड के अंदर वाफिर बिजली मौजूद है, अदालतें कह रही हैं बिजली मौजूद है, गैर एलानिया लोड शेडिंग ना की जाए। अवाम भी उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, डिफॉल्टर यहां पर कोई मौजूद नहीं है, फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसकी असल वजह क्या है?
आप देखिए बिल्कुल डिफाल्टर तो होंगे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बिल्कुल होंगे और कहीं ना कहीं कुंडे का भी मसला होगा, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये मामूली सी वजह है, ये कोई बड़ी वजह नहीं है कि इस वजह से जो है वो शहरियों को इतनी अज़ियत दी है। अगर एक दो डिफॉल्टर होंगे तो फिर उसका हम पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को तो फिर वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते। उन एक दो लोगों की वजह से हम पूरे इलाकों की बिजली गायब करने, जिस तरह आपने बताया हॉक्सबे से लेकर कोरंगी तक और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो 12-12, 14-14 घंटे बिजली जो है वो गायब रहती है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इससे जो है वो पूरे इलाके के अहले मोहल्ला को जो है वो बिल्कुल जो है वो अजियत में मुब्तला नहीं किया जा सकता। ये के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी है। वजह असल में ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इस मामले में अगर हम देखें तो वो अपने ग्रिड स्टेशन की मेंटेनेंस और उनके पास जो पुरानी मशीनरी मौजूद है उसी के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक के इलेक्ट्रिक को असल में जो है वो अपनी अपग्रेडेशन करनी चाहिए थी, वो नहीं कि उन्होंने अपने फीडर्स के हवाले से दीगर के जो मामला थे उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन नहीं लेके आए। लेकिन मसला ये है कि इसी की अजियत जो है वो हर साल जो है गर्मियों के अंदर शहरियों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती है। असल एक वजह और भी है, ये सिर्फ गर्मियों का मामला नहीं है, ये सर्दियों में भी इसी तरह लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। शहर का आज का अगर मैं दर्जा हरारत आपको बताऊं तो 39 डिग्री तक पहुंच गया था। अगर दूसरी तरफ अगर बात करूं तो जो फीलिंग थी इस वक्त कराची के अंदर आज जो दिन भर जो गर्मी की शिद्दत महसूस जो की जाती रही है वो बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। आपकी वक्त का शहरी जो है वो इस वक्त इंतहाई परेशान है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और बिजली भी गायब है। जितनी गर्मी इजाफी हो चुकी है उतनी बिजली कम हो चुकी है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं अली हैदर इस कुर्सी पर मौजूद होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहमान।